प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। दीवारें घरों में होती हैं और कभी दिलों में दीवारें बनने लगती हैं। अपनेपन और प्रेम के बीच जब दिखावट और औपचारिकताएं रह जाएं, तो दिलों के बीच दीवारें और मजबूत हो जाती हैं। अकाल बसंत कहानी भी यही सूनापन बयां करती है। कहानी के मुख्य किरदार रवि और उनकी पत्नी ममता अब अलग हो चुके हैं। वो केवल औपचारिकता और जिम्मेदारी का जीवन जी रहे हैं। तो आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं निर्मला ठाकुर की रचना अकाल बसंत। रोशनी कमरे को बड़े गलत ढंग से अनावृत करती सी लग रही थी, जैसे उसकी चुभन भी कमरे की व्यक्तिगत परिधि में अनावश्यक हस्तक्षेप हो। रवि को अपना यहाँ होना भी लगभग वैसा ही लगा, एक हस्तक्षेप। उसने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा। समय हमेशा उत्तर ही नहीं होता, कभी कभी बड़े प्रश्न भी बना रह जाता है, सारा का सारा समय। और अब उसके पास ममता के लिए रह भी क्या गया है? एक स्मृति शेष पुरुष वो, और ये समय अनडिफाइंड। सफेद पुताई में अपने आकार से बड़ा सा दिखता कमरा, हल्के बादामी, कत्थई और पीले कुशन, छोटे छोटे सोफे, पीले पर्दे, काठ के रंग बिरंगे खिलौने, पालकी लेकर जाते हुए कहार, किसी भूली बिसरी लोकगीत की कड़ी की तरह। एक कोने में चांदी के छोटे से फूलदान में बेले की कुछ कलियां पत्तों सहित लगी हुई। दीवार पर महज एक तस्वीर, कमल की, जैसे ममता ने अपने समूचे अस्तित्व से अपने बेटे को घेर रखा हो। कमल खिलखिलाकर हंस तो रहा है, लेकिन हंसी आंखों से फूटने की बजाय आंखों में डूबती सी लगती है। ममता की आंखें गहरी, काली और अथाह आंखें, बंद दरवाजों की तरह। कमल तो अभी बच्चा ही है, क्या उसे ममता की तरह आंखों से अछूती हंसी हंसनी चाहिए? ममता की आंखें, आंखों के साथ अजीब जिद में तनी हुई भवें, पतली स्वच्छ चेहरे की नासमझ लकीरें और पीछे चिकने केशों का बड़ा सा जोड़ा। ममता को थोड़ा भी समझने के लिए उसके चेहरे को समझना ही काफी है। निशेष ध्वनि तरंगों की तरह बीते हुए आवेगों का जंगल उसकी तरफ कई कदम आगे बढ़ाया। अंदर रसोई में ममता कॉफी में चीनी डालने लगी थी। यहाँ कमल होता तो अच्छा रहता, उसे बीच में डालकर सहज हुआ जा सकता था। रवि को वो अपरिचित की सीमा में बंद भी तो नहीं रख सकती थी, और परिचय की सतत थकाते आते कितने ही जुड़े हुए असहाय प्रसंग उभर आते हैं। रवि के प्रति अपनी घृणा को भी ममता अब झेल नहीं पाती। कॉफी की खुशबू और ममता की आंखों से कमरा भर आया। थक गए हो लगता है। हाँ, आज 5 बजे सेमिनार खत्म हुआ, आज ही वापस भी जाना है। 8:55 पर ट्रेन है मेरी। कमल तो तब तक फंक्शन से वापस नहीं आएगा ना? नहीं शायद। पहली घूंट के साथ ममता सहज हो आई। अब निभा लेने को रखा ही क्या है? सहज बातचीत तो हो ही सकती है, जब शामिल होने की सारी उत्तेजना ही चूक गई हो, संबंध के सारे तनाव ही टूट गए हों, तो अतीत को ढोते रहने में भला क्या दुख है? क्या अतीतहीन नहीं हुआ जा सकता किसी न किसी बिंदु तक? कॉफी अच्छी बनी है।
क्या कहे ममता, वो रवि की पसंद को, उसके छोटे से छोटे भाव परिवर्तन को नहीं जानती क्या? लेकिन इस अपनेपन की अब जरूरत भी क्या है? इस तरह देखते हुए ढीली नजर से उसे बांधने की कोशिश में रवि 5-10 साल पुराना हो ही जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अब तो पिछला सब कुछ उसके लिए अर्थहीन हो चुका है। अपने को संयत रखकर ही उसने रवि को देखा। भारी जबड़े, आंखों के नीचे ढीले हुए मांस पर स्याह अंगूठों के निशान से दाग, स्याह सफेद मिले जुले बाल, हर कोण से ढलाव का आभास देता शरीर। पर कुछ भी तो बुरा नहीं लगा। सब नितांत परिचित, अपना सा, या उससे भी कुछ अधिक। लगा कि एक रुलाई में पूरी शाम बह जाएगी। एकदम किनारे से खींचकर खुद को लौटा लाई ममता। तुम्हारे लिए सब्जियों का सूप बना लूं क्या, बिना मसाले वाला, या आप मसाला खाने लगे हो? रवि को अचानक ही लगा कि ममता की दृष्टि में इस समय का कोई महत्व नहीं है। शायद उसके संदर्भ में कुछ भी ममता को महत्वपूर्ण नहीं लगा। ममता के पास उसका अहम ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु था। दोनों के बीच हमेशा एक तीसरे व्यक्ति की तरह। ममता को प्यार करते वक्त बेहद कोमल क्षणों में भी महसूस होता कि वो तीसरा व्यक्ति उसे अव्यवस्थित कर रहा है। वो कभी भी ममता के सामीप्य में आश्वस्त होकर नहीं रह पाया था। वो जानबूझकर कोई ऐसी बात कह देती या किसी सहारा लेने वाले प्रसंग से अपने को खींच लेती जो उसे किसी हद तक औपचारिक बना जाते। कल को आज तक खींच कर लाते लाते वो औपचारिक सा हो आया। रहने दो, क्यों तकलीफ करोगी? रेस्ट हाउस में खाना बना ही होगा। नहीं, तकलीफ कैसी, हद से हद आधा घंटा बस। वो रवि के सामने से हट जाना चाहती थी। भीतर ही भीतर कुछ टूटता सा लगता है, चटकती हुई चट्टान की तरह। रवि ने जिद की, अरे नहीं नहीं, छोड़ो भी, समय बहुत कम है, आओ ना, बैठो यहाँ। और कुछ कहते कहते रवि रुक गया। ममता करीब आकर बैठ गई। वातावरण किसी जीवित प्राणी की तरह सतर्क हो आया। बहुत सी अनकही अनसुनी बातों की दीवार बनने लगी, अधूरी अधूरी सी। गर्मियों की छुट्टियों में कमल कुछ दिन हमारे पास रह ले। अधूरे तनाव पर पहला झटका लगा। ममता भीतर तक कस गई। ये तो कमल से स्कूल में भी पूछ सकते थे तुम, इसके लिए यहां आने की क्या जरूरत थी? ममू, लेकिन किसी चीख की तरह ये साधारण सा शब्द ममता के कानों तक बज उठा। सुनो, मुझे ममू मत कहो, लेकिन इसका मतलब होगा कि अब भी तुम मुझे आहत कर सकते हो, और ये मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। कभी सब अधिकार मैंने तुम्हें दे रखे थे, लेकिन तब भी ये अधिकार मैंने तुम्हें नहीं दिया था। ऊपर ऊपर ममता बुत बनी रही, स्थिर, अडोल। रवि तब तक दूसरी सिगरेट सुलगाने लगा। तब तक ममता एक निर्णय तक आ चुकी थी। ठीक है, मैं कमल से पूछ लूंगी। अगर वो जाना चाहे तो बेशक चला जाए तुम्हारे साथ, लेकिन मुझसे भी कुछ साफ साफ कहता नहीं है। वो बड़ा अजीब लड़का है, हमेशा अपने आप में ही रहने वाला। और रवि की हंसी से अछूती आंखें घूमने लगीं। क्या वो उसका भी बेटा है? कमल को वो कितना कम जानता है। हाँ, तुमसे डरता होगा शायद, मेरी तरह। जब तक ममता कुछ सोचे, रवि बोल चुका था। ममता ये सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भर आईं। नहीं रवि, ये गलत है। तुम मजाक कर रहे हो। खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका भीतर आया और सहमे हुए घायल मौन को दुलराने लगा। आसपास मकानों की रोशनियां जाल की तरह बिछी हुई थीं।
और ऊपर अंधेरे आसमान में टेम्पीज आर्टिस्ट की तरह तारे टंगे हुए थे। रवि ने निगाह अंदर समेट ली। अब मजाक नहीं, कम से कम इस बात को लेकर तो नहीं। नहीं, मजाक नहीं, सच। शायद एक बार बाहर से आकर उसे बाहों में समेटते हुए रवि ने कहा था, मम्मू कितनी दुबली हो गई हो तुम, अपना कुछ भी ख्याल नहीं रखती। और तब तक सरोज से रवि के संबंध की बातें फैलने लगी थीं। ममता ने व्यंग से कहा था, हाँ बिल्कुल लकड़ी की तरह हो गई हो ना, देख लेना एक दिन ये लकड़ी तुम्हारे सामने टूट जाएगी रवि। डाल तो हूं नहीं कि झुक जाऊं। रवि की उदास आहत आंखें। उस दिन, उस शाम शायद वो अपना सब कुछ बचा ले सकती थी। ये अकेलापन और कमल की टटोलती हुई नजर। मम्मा, तुम और पापा अलग हो गए हो क्या? गुमसुम और अपने आप में कैद रहने वाला उसका बेटा एक दिन पूछने लगा, मम्मा पापा की कोई भी तस्वीर तुम्हारे पास नहीं है, मैं पापा को लिखकर मंगवा लूं एक ममता को लगा था कि कागज से बच्चा अपने आप को बहलाना चाहता है, लेकिन कमल हमेशा बच्चा तो नहीं रहेगा। मम्मू, मैं हमेशा तुम्हारे बेहद करीब आना चाहता था, पर तुम्हारे संस्कार शायद तुम्हें नीचे झुककर मुझसे समझौता करने से रोकते रहे। लेकिन कमल को तुम मेरी तरह, कमल की फिक्र तुम्हें नहीं करनी होगी। बेहद तीखेपन से ममता ने रवि की बात काट दी। नहीं करनी होगी ये भी तो तय नहीं। अपने हाथों में ममता के दोनों हाथ समेटते हुए रवि बोला, मामू, जिसे बीत जाना चाहिए था उसे बीतने देना चाहिए। किसे बीत जाना चाहिए था रवि? उसके अपमान, उसके अकेलेपन और उसके दुख को? उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। उसकी सभी जीवित अनुभूतियां मिट्टी बन चुकी हैं अब। पर किसके लिए है मम्मू? मेरे लिए तो नहीं। रवि ने तस्वीर में एक आधी हंसी में डूबे किशोर की तरफ देखा। मम्मू, उसके लिए जिसे हमारे और तुम्हारे दायरे से ऊपर जीना है, जमाने को झेलना है। अपने अतीत के फंदे में उसे क्यों कैद कर दें हम? दोनों की आंखें हंसते हुए निश्चित किशोर के मुख पर जा मिली। ममता को लगा कि एक अनुभूति उसके अंदर अभी भी जीवित है, उसके मान, अपमान और तिरस्कार से परे एक मां की जीवंत अनुभूति, कमल की मां की। श्रोताओं, अभी आपने निर्मला ठाकुर द्वारा रचित कहानी सुनी, जिसका शीर्षक था अकाल बसंत। यह कहानी आकाशवाणी पत्रिका हिंदी के 7 दिसंबर 1972 के अंक में छपी थी। वाचन स्वर था सविता शर्मा का। कार्यक्रम की कंपेयर कुसुमलता, कार्यक्रम सहायक रवि कुमार सिंह और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। श्रोताओं, अपने विचार और सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।